वेलकम बैक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि एल्गोरिथम की अप्रोच में क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करती है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम, क्योंकि बहरहाल ये दोनों टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि जब हम बात करते हैं एल्गोरिथम की और फ्लो चार्ट की, जब हम बात करते हैं, अगर मेन थीम हम निकालें, कंपैरिजन जब हम करने जा रहे हैं, तो पहले हमें उसकी मेन स्टोरी लाइन समझनी चाहिए, उसका सिनेरियो समझना चाहिए। जो एल्गोरिथम है ये थोड़ा स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड मीन्स कि आपके पास एक स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है। स्टेप नंबर 1 में ये वर्किंग होगी, स्टेप नंबर 2 में ये वर्किंग होगी, स्टेप नंबर 3 में ये वर्किंग होगी। इस स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन की वजह से, और फिर वो जो डिस्क्रिप्शन है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ना, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, तो उसको समझना, अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली आसान है। एल्गोरिथम लिखना आसान है उसके इस स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन होने की वजह से। जबकि हम जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट हमारे पास बेसिकली एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मुख्तलिफ शेप्स हैं जिन शेप्स को हम कंबाइन करते हैं, और उनको कंबाइन करके फ्लो लाइंस के थ्रू हम एक फ्लो बनाते हैं। उस फ्लो से हम ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एक प्रॉब्लम किन स्टेप्स से गुजरकर, किन फेजेस से गुजरकर और किन प्रोसीजर से गुजरकर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर हम इसको समराइज करें, जो मेन थीम था इन दोनों मेथड्स का वो ये था कि एल्गोरिथम को हम कह सकते हैं एक तरह से कि एल्गोरिथम एक तरह से स्टोरी है, जबकि फ्लो चार्ट उस स्टोरी की बेस पे जो हम मूवी बनाते हैं वो हम इसको कह सकते हैं। यानी स्टोरी थोड़ी सी आप कह लें कि रिटन फॉर्म में होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जबकि मूवी में थोड़ी सी आपको एक आप कह लें कि ऑडियो विजुअल एड्स मिल जाती हैं। एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम इसमें डिटेल में बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले जब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरफ जाने लगे हैं, तो आपकी जो अरेंजमेंट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, वो थोड़ी सी चेंज की है इन दोनों की, ताकि हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकें आसानी के साथ। तो एल्गोरिथम की जब हम सबसे पहले बात करते हैं, एल्गोरिथम इजी टू राइट है। इजी टू राइट क्यों है इसकी हम बात कर चुके हैं। इजी टू राइट इस वजह से है क्योंकि आपने ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको लिखना है, लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना है। हम डिटेल में काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं, इसलिए उसमें लिखने में ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि हमें इसमें प्रोग्रामिंग की तरह किसी ऐसे कीवर्ड्स या ऐसी नोटेशंस इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो या जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो। इसी तरह से अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, तो फ्लो चार्ट जब हम ड्रॉ करते हैं डेफिनेटली हम शेप्स यूज़ करते हैं। अब वो जो हमने सिंबल्स फॉर फ्लो चार्ट पढ़े थे, वो अंडरस्टैंड करने के बाद जहाँ पे भी कहीं पे इनपुट आता है, हमें पता है कि इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है। कहीं पे भी कोई वैल्यू कुछ कैलकुलेशंस करनी है या कोई वैल्यू स्टोर करनी है, हमें पता है यहाँ पे प्रोसेस सिंबल यूज़ करना है। तो फ्लो चार्ट के भी अगर हम सिंबल्स को समझ लें तो उसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये दोनों का बहरहाल एडवांटेज है कि एल्गोरिथम लिखना आसान है और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना कंपेरेटिवली आसान है। इसी तरह से अगर हम पॉइंट नंबर 2 सेकेंड एडवांटेज कंपेयर करें, तो एल्गोरिथम में टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। क्यों इजी टू अंडरस्टैंड है? वो टेक्निक्स इस वजह से इजी हैं कि आपने अगर नोटेशन समझ लिए हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाता है कि आपने वेरिएबल एवरेज में 52 स्टोर करवाना है, तो आपको पता है कि जब भी डाटा स्टोर करवाना होता है तो उसके लिए सेट नोटेशन यूज़ करनी है। तो जब आपने नोटेशन समझ ली तो इसका मतलब आपने वो टेक्निक समझ ली एल्गोरिथम को लिखने की, और एल्गोरिथम के बारे में हम डिटेल में हम वो सारी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह से जो फ्लो चार्ट है, जब हम वो ड्रॉ कर लेते हैं तो उस फ्लो चार्ट की बेस पे प्रॉब्लम को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड एडवांटेज की तरफ आते हैं। एल्गोरिथम का एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, टू सॉल्व अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम, एल्गोरिथम्स आर वेरी हेल्पफुल। एल्गोरिथम्स क्यों हेल्पफुल हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपने एक चीज़ 7 स्टेप्स में करनी है या 17 स्टेप्स में करनी है, आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली स्टेप्स बढ़ाते जाना है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, या उस प्रॉब्लम का जो एक आप प्लान दे रहे हैं या सोल्यूशन दे रहे हैं वो आता जाएगा। तो इस वजह से लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम सूट करते हैं। 17 स्टेप्स हैं, वो हो सकते हैं एक ही पेज पे वो 17 स्टेप्स आ जाएं, जबकि वही 17 स्टेप्स अगर हमें फ्लो चार्ट में बनाने पड़ें तो आपको पता है कि वो एक पेज में बमुश्किल उसमें 7 to 8 स्टेप्स आएंगे। उसके लिए शायद आपको 3 पेज रिक्वायर्ड हों फ्लो चार्ट के लिए। इसी वजह से फ्लो चार्ट के एडवांटेज पे आने से पहले ज़रा अगर हम फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज पढ़ लें, बिल्कुल आखिर में देखें।
फ्लो चार्ट का आखिरी डिसएडवांटेज, थर्ड डिसएडवांटेज, नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। ये हम कंपेयर कर रहे हैं एल्गोरिथम की थर्ड एडवांटेज को फ्लो चार्ट के थर्ड डिसएडवांटेज के साथ, कि एल्गोरिथम लार्ज प्रॉब्लम के लिए किसी एल्गोरिथम का लिखना आसान है और हेल्पफुल भी है, जबकि लार्ज प्रॉब्लम के लिए, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सूटेबल नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप कंपैरिजन में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एल्गोरिथम के थर्ड एडवांटेज और फ्लो चार्ट के थर्ड डिसएडवांटेज को अगर आप देखें तो आपको यहाँ से बात कंपैरिजन में समझ में आ जाएगी कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप किसको प्रायोरिटी देंगे, एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट की निस्बत। तो यहाँ पे एल्गोरिथम के पास एक एक्स्ट्रा एज है। वापस आ जाते हैं, तो थर्ड एडवांटेज क्या है फ्लो चार्ट का, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, एरर्स हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि फ्लो क्लियर होता है। इसी तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी के साथ कि किस स्टेप से किस स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं और डाटा का फ्लो क्या है, फ्लो लाइंस की वजह से। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस का कंपैरिजन। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में मॉडिफिकेशन, अगर हम बात करें एल्गोरिथम की और बात करें फ्लो चार्ट की, तो ये दोनों में कॉमन है कि अगर आपको एल्गोरिथम में चेंजिंग्स करनी पड़ जाए तो वो आसान नहीं है। आप स्टेप्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, दरमियान में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे आप आसानी से एडजस्टमेंट करके चेंजिंग कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 3 कैलकुलेशंस करनी थी, तो आपने स्टेप नंबर 3 पे एक कैलकुलेशन की, उसके बाद आप आउटपुट की तरफ चले गए, सारा कंप्लीट करने के बाद आपको याद आया कि स्टेप नंबर 4 और 5 में एक एक कैलकुलेशन और थी। अब वहाँ स्टेप नंबर 4 और 5 एडजस्ट करने की जगह ही नहीं है। इसका मतलब एल्गोरिथम में हम आसानी से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सेम ऐसे फ्लो चार्ट आपने क्रिएट कर लिया, अब वो सारी सिंबल्स आपने ड्रॉ कर दी हैं, उसके बाद जब आपको याद करते आता है कि यहाँ दरमियान में कोई प्रोसेस रह गया है या दरमियान में यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट का सिनेरियो रह गया है, उसको आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आपको पता है दो सिंबल्स के दरमियान सिर्फ फ्लो लाइंस होती है और उसके दरमियान इतनी स्पेस नहीं होती कि आप नया सिंबल ऐड कर दें, उससे जो उसका सारा लेआउट है वो मुश्किल हो जाता है, एक तरह से आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है फ्लो चार्ट। तो मॉडिफिकेशन, चेंजिंग्स एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों केसेस में मुश्किल हैं, इसलिए इन दोनों केसेस में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही दफ़ा अच्छी तरह से, हमने 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़े बिल्कुल शुरू में, अच्छी तरह से समझ लें ताकि हमें बार बार उसमें चेंजिंग्स ना करनी पड़े, क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है और आसान बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, शोइंग फ्लो इज़ नॉट वेरी ईजी इन एल्गोरिथम, बट कंपेरेटिवली अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है, ये जो सेकंड डिसएडवांटेज है एल्गोरिथम का, शोइंग फ्लो इज़ नॉट वेरी इजी, एल्गोरिथम में हम फ्लो आसानी से नहीं बता सकते कि इसके बाद ये स्टेप आ रहा है, इसके बाद स्टेप वाइज तो पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली डाटा का फ्लो उतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा होता एल्गोरिथम में। अच्छा, एल्गोरिथम का आप सेकंड डिसएडवांटेज देखें और फ्लो चार्ट का थर्ड एडवांटेज देखें, ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट को एक तरह की आप कह सकते हैं बर्तरी हासिल है, यानी अगर आप कहें कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में से आप उसके बारे में बताएं जिसमें स्टेप्स का जो फ्लो है, डाटा का फ्लो समझना आसान हो, तो वो कौन सा है, एल्गोरिथम है या फ्लो चार्ट है। तो आप बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में जो फ्लो है, डाटा फ्लो, वो समझने में बड़ी आसानी होती है, हमें आसानी से पता चलता है अच्छा ये स्टेप्स है, फ्लो लाइन इंडिकेट करती है इसके बाद ये होगा, फिर ये डाटा यहाँ पे जाएगा, जबकि एल्गोरिथम में ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट को एक एज हासिल है। अच्छा, सेकंड डिसएडवांटेज आ रहा है हमारे पास फ्लो चार्ट का, कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में आपने सिंपल स्टेप्स और नोटेशन लिखनी होती है, जबकि फ्लो चार्ट में आपको वो शेप्स भी ड्रॉ करनी पड़ती हैं, और ये आपको पता है कि शेप्स ड्रॉ करते हुए ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये टाइम के परस्पेक्टिव से है। थर्ड डिसएडवांटेज देख लेते हैं एल्गोरिथम का, यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स, कि एल्गोरिथम के केस में एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? खास तौर पे जब गो टू स्टेटमेंट आ जाए। अब गो टू स्टेटमेंट क्या करती है आपको पता है, आप स्टेप नंबर 7 पे आपने कहा गो टू 3, तो वो वापस स्टेप नंबर 3 पे चले जाए। अब वहाँ से एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोबारा वहाँ से वापसी का जो फ्लो है वो उतना क्लियर नहीं है, जबकि फ्लो चार्ट के केस में ऐसा नहीं है। फ्लो चार्ट के केस में आप देखें, थर्ड एडवांटेज देखें फ्लो चार्ट का, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। ये इजी टू आइडेंटिफाई एरर, इसका एडवांटेज क्यों है? क्योंकि अगर रेपिटिशन भी आ जाए, अगर आपको याद हो जो हमने फ्लो चार्ट के एग्जांपल में पढ़ा था, तो रेपिटिशन में जहाँ पे आप किसी खास स्टेप से प्रीवियस स्टेप पे वापस आ रहे थे, तो उसके बाद अगले स्टेप पे वापस आने का जो फ्लो था
वो भी फ्लो लाइन के थ्रू बड़ा क्लियर था, इसलिए उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान था। यहाँ पे अगर गो टू स्टेटमेंट आ जाए एल्गोरिथम में तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं रहता। तो अगर इन दो पॉइंट्स को कंपेयर किया जाए, एल्गोरिथम की थर्ड डिसएडवांटेज को और फ्लो चार्ट के थर्ड एडवांटेज को, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दैट केस जब रेपिटिशन आ जाती है, आइट्रेशन आ जाती है, लूप्स का सिनेरियो आ जाता है, जब कुछ स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक स्टेप्स को हमें दोहराना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तो उस सूरत में फ्लो चार्ट ज़्यादा सूटेबल हैं एज कंपेयर टू एल्गोरिथम। थर्ड डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट का, नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम। इसके बारे में हम आगे कंपैरिजन में बात कर चुके हैं कि लार्ज प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम ज़्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू फ्लो चार्ट। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मुख्तसर अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम जो बहुत ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमें एल्गोरिथम सूट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इजी टू राइट है इस वजह से कि वो जो टेक्निक्स हैं, जो नोटेशंस हैं, वो आसानी से समझ में आ जाती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं आता। तो ये एल्गोरिथम को यहाँ पे इस चीज़ का एज रहता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ फ्लो चार्ट के केस में आते हैं तो फ्लो चार्ट के केस में अंडरस्टैंडिंग आसान है, बिल्कुल सही। फ्लो चार्ट के केस में हमें एरर्स को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के केस में हम फ्लो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जो कि एल्गोरिथम के केस में फ्लो उतनी आसानी से समझ नहीं सकते। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे फिर ये देखना होता है, ये डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर या जो शख्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे, वो ये देख रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हो सकता है एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसको ऐसा मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग का चाहिए जिसमें रेपिटिशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, तो वो फ्लो चार्ट की तरफ जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लार्ज है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली उसको एल्गोरिथम सूट करेगा। तो ये वेरी करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में से किसकी तरफ जाते हैं। अलबत्ता हमें इन दोनों चीज़ों के जो एडवांटेजेस हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें अच्छी तरह से पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्ट डाटा। हम ये बात करेंगे कि टेस्ट डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और टेस्ट डाटा हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है ये चेक करने के लिए कि हमने जितनी वर्किंग की है प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिनेरियो में, वो हमने वर्किंग ठीक की है या कि उसमें कुछ एरर्स मौजूद हैं। तो अगले लेक्चर में हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।